हेलो एंड वेलकम एवरीवन। ई सरल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिवीजन सीरीज में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत आती है, जो कि इतने सारे बच्चों को आती है, तो आज आपको उसका एक्चुअल रीजन पता चलने वाला है। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का रिवीजन वही बेसिक से उठाएंगे। तो सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल मैं पूछने वाला हूं। हो सकता है आपको लगे कि सर हमने तो इतना सारी केमिस्ट्री पढ़ लिया, अब ये कैसे सवाल पूछ रहे हो? क्योंकि सवाल यही है कि केमिस्ट्री है क्या, और दूसरा सवाल यह है कि केमिकल रिएक्शन क्या है। क्या आप 9th-10th के बच्चे हो क्या? नहीं। आपने केमिस्ट्री बहुत सारी पढ़ रखी है क्या? हाँ। पर मेन जब तक फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे तब तक हमारे भेजे में नहीं घुसेगा कि भैया चल क्या रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? एक कंपाउंड है, दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा, कुछ नया सब्सटेंस बना लेगा। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि कुछ बॉन्ड्स थे वो ब्रेक हुए, उसके बदले नए बॉन्ड्स बन गए। तो मैंने क्या क्या बोला? दो चीज होगी, या कोई भी एक कंपाउंड होगा, दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा, या खुद दो में टूट जाएगा, पर कुछ पुराने कंपाउंड से कुछ नए कंपाउंड्स बनेंगे। ठीक है, कुछ पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे, कुछ नए बॉन्ड्स बनेंगे। अब सारी कहानी ये बॉन्ड्स के टूटने बनने पर ही डिपेंड करती है। अब कैसे डिसाइड होगा कि बॉन्ड टूटेगा कि बनेगा? दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसका मैं आपको बेस्ट, एकदम बेस्ट जो है वो विजुअलाइजेशन अभी करवाने वाला हूं। तो आंखें खोल के और कान भी खोल के अच्छे से देख लेना और सुन लेना। ई सरल की जो बेस्ट बात है ना, जो ताकत है कि आपको यार विजुअलाइजेशन हो जाता है, प्यार हो जाएगा। आपको सपने में भी कोई पूछ ले आप बता सकते हो, वो होने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक रिएक्शन लेने वाले हैं, ए प्लस बी सी गिविंग ए बी प्लस सी। नॉर्मल एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, जहां पे बी और सी के बीच का जो बॉन्ड है वो टूटेगा, ए और बी का जो बॉन्ड है वो बनेगा। तो ये जितनी भी रिएक्शंस होती है कोलिजन के माध्यम से होती है। एक ये टकराएगा, इसके साथ ये बन जाएगा और ये अकेला बच जाएगा। ठीक है, तो टकराने में आपको दो चीज करनी पड़ती है, बी और सी के बीच का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन से टकराना पड़ेगा। अगर ए जाके मान लो सी पे टकरा गया, कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए और सी के बीच में तो प्यार है ही नहीं, नफरत का माहौल है। प्यार किसके बीच में है? ए और बी। तो ए और बी जब टकराएंगे, नैन मटक्का होगा, तब जाके कंपाउंड बनेगा। तो अब इसको थोड़ा सा टेक्निकली देख लेते हैं। तो आपके सामने ये एक एपरेटस, ये एक एक्सपेरिमेंट में सेटअप कर रहा हूं, जहां पे ये जो स्पीशीज है जिस पे अटैक होने वाला है उसको सबस्ट्रेट बोला जाता है। नाम ध्यान रखना, ये जो स्पीशीज है जो अटैक करने वाली है, अटैकिंग रिएजेंट बोला जाता है। यहां से हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये बर्नर है, और ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ है, ये एक्टिवेशन एनर्जी का पॉइंट है। सर एक्टिवेशन एनर्जी क्यों होती है, बता देता हूं। बी और सी के बीच में क्या बॉन्ड था? हाँ था। तो क्या इसको तोड़ना पड़ेगा? पड़ेगा। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोई वहां पर रस्सी नहीं बांध के रखता है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। लाइन तो रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर दो लोगों के बीच में अट्रैक्शन है तो उनको दूर ले जाने के लिए आपको एक्सटर्नल की जरूरत पड़ेगी। वो एक्सटर्नल क्या है? एनर्जी है, कुछ और मत सोचना। तो वो एनर्जी देनी पड़ती है। एनर्जी किसके बराबर होती है? एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होती है। बात समझ में आई? एक्सपेरिमेंट शुरू करें। तो हम इस आदमी को नीचे खींचेंगे, ठीक है, जिससे इसको एनर्जी मिलेगी, ये इस पे टकराएगा। दो चीजें होनी चाहिए, एक तो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी, और एक प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये हमने खींच के इसको छोड़ा, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी एनर्जी दी नहीं, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। बहुत सिंपल है, साफ साफ हमको यहां पे समझ में आ रहा है। तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब एक काम करते हैं भाई, एनर्जी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, बढ़ा दो। पर एक्टिवेशन एनर्जी से ऊपर नहीं गई तो कुछ नहीं होगा। अब एक काम करते, नहीं हो रहा तो थोड़ी सी हीट दे के देख लेते हैं, क्या पता हो जाए। हमने हीट दिया, एक्टिवेशन एनर्जी से ऊपर एनर्जी गई, पर आप देखोगे अब कि ए और बी में प्रॉपर टक्कर हो ही नहीं पा रही है, नैन मटक्का हो ही नहीं पा रहा है। तो फिर जो है आगे जाके क्या है, आगे जाके मॉलिक्यूल नहीं बन रहा है, टक्कर हो ही नहीं रही है। तो अब एक काम करते हैं, चलो कि इसको थोड़ी सी और एनर्जी दी जाए। चलो, चाहते हो कि नहीं? तो अब हमने इसको देखो थोड़ी सी और एनर्जी दे दी। अब देख रहे हैं ए और बी जैसे टकराए और ये रिएक्शन हो गया। वो क्रिकेट में कमेंट्री होती है ना, ये वखारी इसकी बॉल पर ये सचिन तेंदुलकर ड्राइव और ये चौका। वैसे यहां पे प्रॉपर एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तो रिएक्शन होगा। तो हर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन में कुछ एक चीजें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, जिनको हमको प्रेम से, मोहब्बत से, लड़ाई से, झगड़े से, कैसे भी करके समझना पड़ेगा। वो क्या है? सबस्ट्रेट के बारे में इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। भाई आदमी को इलेक्ट्रॉन चाहिए कि इलेक्ट्रॉन देने हैं, क्या किस चीज की कमी है जो वो रिएक्शन करना चाहता है।
जैसे आपको ये पता चला कि किस चीज की कमी है जो रिएक्शन होने पर दूर हो सकती है, आप अपना अटैकिंग स्पीशीज को चूज कर सकते हो। मान लो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो आप एक ऐसा आदमी लेके आओगे जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। मान लो इसको एसिड बेस करने की बहुत इच्छा हो रही है और ये आदमी एसिड है तो आप बेस लेके आओगे। तो सबस्ट्रेट की पूरी जानकारी होनी नेसेसरी है, आवश्यक है, ठीक है। फिर हमको देखना पड़ेगा कि जो बीच की ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच में एक स्टेट होती है ट्रांजिशन स्टेट, क्या वो स्टेबल भी है कि नहीं है। अगर स्टेबल नहीं होगी तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही ज्यादा होगी। तो उस एक्टिवेशन एनर्जी को पार करने के लिए दो चीजें होती है, एक तो अगर प्रोडक्ट बहुत स्टेबल हुआ तो चलो एक्टिवेशन एनर्जी पार हो जाती है, या फिर टेम्परेचर चाहिए होता है। टेम्परेचर बढ़ा के कई बार रिएक्शन को कराना पड़ता है क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। चलिए, सॉल्वेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हवा में रिएक्शंस नहीं होती हैं, बहुत कम रिएक्शंस ऐसी होती है जो हवा में होती है। मीडियम चाहिए होता है लाइफ में रिएक्शन को करवाने के लिए। आज इन सब के बारे में बहुत प्यार से अच्छे से बात करेंगे। एक और फैक्टर, ओरिएंटेशन, इसका तो होना बहुत ही जरूरी है। प्रॉपर ओरिएंटेशन में जब रिएक्शन होगा तो ये आगे बात बनेगी, वरना बात नहीं बनेगी। चलिए, बहुत बढ़िया। यार, एक लड़का लड़की को देखने जा रहा है और ओरिएंटेशन ही प्रॉपर नहीं है, कहीं और चक्कर चल रहे हैं, तो बात बनेगी क्या? ओरिएंटेशन प्रॉपर होना पड़ेगा ना, बिल्कुल बनेगा। चलो आगे चलते हैं। अब कुछ एक टर्म्स है, इलेक्ट्रोफाइल। फाइल का मतलब होता है प्यार, मोहब्बत। दिल बना के देखते हैं अगर सही बन जाता है, बहुत गंदा सा बनाया पर ठीक है, चलेगा। इलेक्ट्रॉन से प्यार, तो ये कैसी स्पीशीज हैं जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करती है। हम किसी चीज से कब प्यार करते हैं? जब हमारे पास वो चीज नहीं होती। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इतना प्यार क्यों करते हो? क्योंकि आपको समझ में नहीं आती है। इसलिए तो पोल में आपने बोला था, 1,500 से ज्यादा लोगों ने बोला कि सर ऑर्गेनिक की रिवीजन सीरीज चाहिए। तो सर ने बोला जब बच्चों को चाहिए तो बनाना ही पड़ेगा, तो बना दी। आप लोगों का अब यह कर्तव्य है कि इसको फैलाओ। देखो, बहुत एफर्ट मार रहे हैं, है ना। टीम नहीं है, एडिटिंग भी मैं खुद कर रहा हूं, ठीक है। कुछ एक सारांश भी कर रहे हैं। सब मिलजुल के कोशिश कर रहे हैं कि आप तक बेस्ट चीज पहुंच जाए। नीट का एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, जेईई मेंस का एग्जाम पोस्टपोन हो गया है। उस टाइम पे आप अपनी ऑर्गेनिक को मजबूत कर सकते हो। और ये लेक्चर्स थोड़े से लंबे भी हैं क्योंकि मैं साथ में बहुत सारी चीजें लेके चल रहा हूं। यार, मैं सिर्फ नाम नहीं गिना रहा। देखो, इलेक्ट्रोफाइल आपको बता रहा हूं तो उसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। तो लेक्चर की लंबाई देख के डरना नहीं है। अगर कोई लोग यहां तक पहुंच गए हो तो यार, ये आपकी आर्मी, अपने को ई सरल आर्मी बनानी है। आप लोगों को मेरे साथ इसमें चलना पड़ेगा। देखो, आपको पसंद आ रहा है ना, तो एकल टोड़े मत बनो, मतलबी मत बनो। अपने दोस्तों तक इस चीज को पहुंचाओ। यार, हो सकता है कोई इसकी नीड में हो, पहुंचाओ ना। अगर वो इसके चक्कर में घर से बाहर निकल गया तो किसकी जिम्मेदारी हुई? आपकी। इसको ये चीज पहुंचाओ, हर बच्चे तक आपको इसको शेयर करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग, तो वो स्पीशीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। या तो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होगा या न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। तो कैसे कैसे हो सकते हैं वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड की तरह से एक्ट कर लेते हैं। लुईस एसिड का मतलब लोन पेयर एक्सेप्टर, पहले भी बताया था, फिर से बता देता हूं, इस बार कम डिटेल में बताऊंगा। आगे चलते हैं। ये कैसे कैसे हो सकते हैं? दो तरह से। एक तो पॉजिटिवली चार्ज हो, जैसे यहां पे बहुत सारे एग्जांपल है, मैं सारे पढ़ के नहीं बता रहा, आप पॉज करके देख लेना अगर आपको देखना हो। तो पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है या फिर न्यूट्रल हो सकते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफाइल में सेंट्रल एटम बेचारा गुंडों के साथ जुड़ा होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में मैं गुंडा किसको बोलता हूं? गुंडा उसको बोलता हूं जो बहुत भारी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो कार्बन जैसे एटम की जान लेके रखते हैं। उसके साथ पहले तो कोवेलेंट बॉन्ड नाम से शेयरिंग कर लेंगे, बॉन्ड बना लेते हैं, छुपके से उसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेते हैं। आजा आजा तू है प्यार मेरा। तो ये SO3 सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे बड़े गुंडों में से एक है। भारी जो है क्या करेगा? भारी इलेक्ट्रॉन्स की कमी करने देगा। और ये सल्फर क्योंकि इसके वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। बाकी सब में भी ऑलमोस्ट सिमिलर हालत है। कार्बन के केस में जैसे मानो ये कंपाउंड है RCOCl, तो बेचारे के ऊपर बहुत भारी डेल्टा प्लस है। जैसे ही कोई इसको दिखेगा ना कि सामने वाले स्पीशीज मेरे को इलेक्ट्रॉन दे सकती है, बुला लेगा, आजा 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 आजा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल माने इलेक्ट्रॉन की कमी। अब ये इलेक्ट्रोफाइल किसको बुलाते हैं इलेक्ट्रॉन देने के लिए, उसको देख लेते हैं। उन भाई का नाम है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या था? पॉजिटिव चार्ज, चाहे पार्शियल हो चाहे पूरा हो। पॉजिटिव चार्ज से प्यार करने वाली स्पीशीज, न्यूक्लियो माने न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज, फाइल्स माने प्रेम, मोहब्बत, तो न्यूक्लियस से प्यार करने वाली स्पीशीज। चलो, तो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच। एन कहां से आ गया? ये सारे हैं, पॉज करके देख सकते हो। ये 3 तरीके के होते हैं। फिर से पहला टाइप तो हो गया जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है,
ये अभी इसके बारे में बात करेंगे कि कौन अच्छा मतलब न्यूक्लियोफाइल होता है, कौन ऑर्डर कैसे देखा जाता है, वो सारी बातें भी करेंगे, बेसिक्स तो समझ लें, ठीक है। दूसरा होता है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, जिनके पास लोन पेयर है, जैसे NH3 जैसे लोग लोन पेयर लेके घूम रहे हैं, आराम से दे सकते हैं, ठीक है। या तो कंप्लीट ऑक्टेट होता है या एटलीस्ट एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर की बात हो रही है। RNH2 NH3 NH2 NH2, ये पानी के पास 2 लोन पेयर होते हैं, वो हो गया, ठीक है। चलो बहुत सारे कंपाउंड इसमें ऐसे होते हैं, आप देख सकते हो आराम से बाद में, या फिर अभी पॉज करके देख सकते हो। चलो बहुत बढ़िया। एक स्पेशल स्पीशीज होती है, ये भी अपना है, नाइट्रोजन की तरफ से डोनेशन हो जाता है। तीसरा टाइप होता है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। हमने जब एरोमेटिक का रिवीजन किया था, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हमने ESR का रिवीजन किया था ना हाइड्रोकार्बन में, वहां पे हमने देखा था कि बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह से काम करती है, वो एक न्यूक्लियोफाइल होती है। तो जैसे ये हो गया, अपनी डबल बॉन्ड की डेंसिटी को दे सकता है बेंजीन, ये सारे कंपाउंड ये क्या करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर सकते हैं, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। चलिए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, जिनके पास 2 सेंटर होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट के लिए, काफी अमीर होते हैं ये, है ना, इधर से भी डोनेट कर दूं उधर से भी डोनेट कर दूं, पर डोनेट तो करूंगा। उनको क्या बोलते हैं, एम्बिडेंटेड। एम्बी का आप मीनिंग निकाल सकते हो मोर देन 1, या फिर जैसे एम्बीडेक्स्ट्रस होता है, दोनों हाथ से काम कर सकते हैं, तो ये क्या होते हैं, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, पर लिमिटेशन होती है कि एक बार में एक ही तरफ से देंगे। जैसे Cn- है भाई, Cn- है अपना, मान लो नाइट्रोजन की साइड से भी दे दे, कार्बन की साइड से भी दे दे, तो खुद के पास क्या रखेगा, अमीरी है, पर खुद गरीब नहीं होएगा, उतना ही देगा जितना दे सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना कि डोनेशन एक ही तरफ से होगा, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, एक बार ये बता दूं, फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर देखेंगे, चिंता मत करना। सॉल्वेंट बाबा, देखो क्या होता है, बहुत सारी रिएक्शंस को होने के लिए भाई आपने देखा कि कोलिजन होना पड़ता है। हवा में कोलिजन कराना बहुत मुश्किल है, एक जगह पे बैठा के 2 आदमियों को लड़ना है, तो ऐसे थोड़ी ना कि सड़क चलते लड़ लेंगे, बॉक्सिंग रिंग होती ना लड़ाने के लिए, वैसे ही आप मान के चलो कि सॉल्वेंट का रोल होता है बॉक्सिंग रिंग का, वो एक मीडियम प्रोवाइड करता है। तो सॉल्वेंट और उसके रोल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सॉल्वेंट के 2 रोल होते हैं, एक तो मीडियम प्रोवाइड करता है सबस्ट्रेट और अटैकिंग स्पीशीज के लिए रिएक्ट करने के लिए, और दूसरा वो कई बार रेट ऑफ रिएक्शन को भी अफेक्ट कर सकता है, तेज भी कर सकता है और कम भी कर सकता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे फेवरेट और सबसे कॉमन सॉल्वेंट पानी, दुनिया की ज्यादातर रिएक्शंस को पानी में ही कराया जाता है। पानी की यार एक अपनी ताकत है, जल है तो जीवन है, हर तरीके से ट्रू है वो बात, ठीक है ना। तो सॉल्वेंट 3 तरह के सॉल्वेंट होते हैं, 2 मेजर कैटेगरी होती है, एक तो नॉन पोलर हो गया, दूसरा पोलर हो गया। पोलर की 2 कैटेगरीज होती है, पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक, ठीक है। क्या होता है एक और, पोलर एप्रोटिक। तो 3 सॉल्वेंट के बारे में बात करेंगे, NP, PP और PA। NP, PP, PA, PA, PP, NP, ठीक है, समझ ही गए होंगे, अब इतने तो समझदार हो। चलिए बहुत बढ़िया। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की क्या खास बात होती है वो देख लेते हैं। खास बात यह होती है कि इसमें हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। तो सर इससे क्या फर्क पड़ा, बहुत तगड़ा फर्क पड़ा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है, जैसे कि पानी अपना सबसे कॉमन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो इधर डेल्टा माइनस है और इधर डेल्टा प्लस है। इससे क्या फर्क पड़ा यार, इससे इतना बड़ा फर्क पड़ता है कि अगर मैं इसमें Na+ को डालता हूं तो Na+ को स्टेबलाइज करने के लिए O- आ जाता है, और Cl- को स्टेबलाइज करने के लिए H, जिसके ऊपर डेल्टा प्लस है, O- नहीं, O के ऊपर डेल्टा नेगेटिव। तो यार ये कैटायन को भी स्टेबलाइज कर सकते हैं और एनायन को भी स्टेबलाइज कर सकते हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ एक तरह का सॉल्वेंट होता है जो कैटायन और एनायन को दोनों को स्टेबलाइज कर सकता है। जब SN1 रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो इस बात की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी। अभी के लिए दिमाग में बिठा लो, रीजन बता दिया, याद नहीं करवा रहा। डेल्टा नेगेटिव का सेंटर भी है, डेल्टा पॉजिटिव का सेंटर भी है। तो जो डेल्टा नेगेटिव का सेंटर है वो कैटायन को स्टेबलाइज कर देगा, और जो डेल्टा पॉजिटिव का सेंटर है वो एनायन को स्टेबलाइज कर देगा। तो रटना नहीं है, समझना है। तो ये ताकत है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की। एग्जाम्पल पानी एक तो, और एल्कोहल वगैरह जो होते हैं वो भी अपने पोलर प्रोटिक होते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कैटायन सॉल्वेट हो जाता है, ठीक है, भारी भाषा लिखी है आप समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एनायन सॉल्वेट हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो आयन डायपोल इंटरेक्शन किस में हुआ था, Na+ और O के डेल्टा माइनस में। तो ये तो आयन है और ये डायपोल है,
तो आयन डायपोल हो गया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में हुई थी? Cl- और H में, जिसपे डेल्टा प्लस था। यहीं पे यही लिखा हुआ है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। H2O अपना ये इथेनॉल, अपना ये क्या है? एसिटिक एसिड, विनेगर, है ना। आजकल तो यार बाहर जाके खाना भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि बंद है, लॉकडाउन में है पूरा देश। आप भी घर पे रहे, हम भी घर पे हैं, साथ में बैठ के पढ़ेंगे और ई सरल को जगह जगह पे फैला देंगे। चलिए आगे चलते हैं। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, इनमें डिफरेंस क्या होता है भाई? इनमें डिफरेंस ये होता है कि ये बेचारे सिर्फ केटायन को ही सॉल्वेट कर पाते हैं, एनायन को सॉल्वेट नहीं कर पाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि इनमें H नहीं होता जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है। इनमें कौन होता है? जनरली कार्बन होता है, ठीक है। अभी देखता हूं, एक से एग्जांपल देखेंगे तब अपने को पता चलेगा, ठीक है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में केटायन ही सॉल्वेट होते हैं क्योंकि वहां पे तो आयन डायपोल इंटरेक्शन लग जाता है, पर एनायन सॉल्वेट नहीं हो पाते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्कोप ही नहीं है। तो पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक में क्या डिफरेंस हुआ? पोलर प्रोटिक में केटायन और एनायन दोनों सॉल्वेट होंगे, ठीक है, और पोलर एप्रोटिक में सिर्फ और सिर्फ केटायन सॉल्वेट होगा। अब आपको डाउट आना चाहिए कि सर कैसे? तो देखो ऐसे, ये क्या है अपना, पहले इनके नाम थोड़े बहुत देख लेते हैं। DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ऐसे ही होता है अपना DMF, ठीक है, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ये काफी कॉमन है। इसके अलावा ये भी बहुत एक कॉमन चीज है, DMA, डाइमिथाइल एसिटामाइड, और ये क्या है? ये THF है ना, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। क्या है ये? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। चलो बहुत ही बढ़िया, तो ये क्लियर हो गया। अब ये नाम आए तो समझ जाना क्या है ये? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। चलो बहुत ही बढ़िया। अब देख लेते हैं कि ये केटायन को कैसे सॉल्वेट करते हैं। देखो ये अपना क्या है? DMSO, सल्फर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसने इसके इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींच के रखा होगा, तो इसके पास क्या होगा? डेल्टा माइनस, ठीक है, बात समझ में आई? तो ये क्या करेगा? इसका डेल्टा माइनस Na+ को जो है अट्रैक्ट करके रखेगा। बढ़िया आयन डायपोल इंटरेक्शन यहां पे हो रहा है, तो जो अपना केटायन है वो तो सॉल्वेट हो गया। एनायन के साथ क्या हो रहा होगा? चलो ये देख लेते हैं। यहां पे इस सल्फर के पास इसका +I है और इसका +I है। इसके +I होने के कारण इसके ऊपर जो डेल प्लस की मात्रा है वो काफी कम हो चुकी है। वो मीनिंगफुल मात्रा ही नहीं है कि Br- और सल्फर के ऊपर जो बहुत छोटू सा, एकदम चिन्ना सा मिन्ना सा डेल्टा प्लस है, उसके बीच में कोई इंटरेक्शन भी हो पाए। तो यहां पे कोई इंटरेक्शन नहीं होता, इसके कारण एनायन सॉल्वेट नहीं होता। जब SN2 पढ़ा रहूंगा तो इसकी बात करेंगे, अभी से थोड़ा थोड़ा सा हिंट देता जा रहा हूं। तो ये बात हुई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की और बात हुई पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की। अब बचा है अपना भाषा में लिखा हुआ जो मैंने बताया, नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट में कोई डायपोल मोमेंट होता ही नहीं है, तो इसलिए यहां पे कोई भी केटायन या एनायन में से डिसॉल्व नहीं हो पाता है, सॉल्वेट नहीं हो पाता है। इनमें कौन सॉल्वेट हो पाता है? नॉन पोलर सब्सटेंसेस, लाइक डिसॉल्व्स लाइक का एक रूल होता है, तो इनमें नॉन पोलर सब्सटेंस ही डिसॉल्व हो पाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो चलो अब बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिक स्ट्रेंथ की। एक सिंपल सा मंत्र देता हूं, इसके बाद आप इसको कभी नहीं भूलोगे, बहुत कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। तो रेडी हो? जो न्यूक्लियोफाइल है वो देता है, जो बेस है वो खाता है, और जो लिविंग ग्रुप है वो जाता है। आई बात समझ में? न्यूक्लियोफाइल देता है, बेस खाता है, लिविंग ग्रुप जाता है। देता, खाता, जाता, खत्म काम। आप कभी नहीं बोलोगे, दिमाग में परमानेंटली याद हो गया। बस और क्या चाहिए है आपको जिंदगी में? हो गया काम खत्म। तो अब इसको बड़ी सारी इंग्लिश में देख लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल एक वो स्पीशीज होती है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को जाके अपने इलेक्ट्रॉन देती है, जबकि बेस एक वो स्पीशीज होती है जो जाके H+ को एब्स्ट्रैक्ट करके लाती है। यहीं पे कुछ ऐसा कुछ लिखा होगा, यहां पे तो लिखा है कि नहीं? यही लिखा है, पर अपने को क्या याद रखना है? न्यूक्लियोफाइल देता है, बेस खाता है, लिविंग ग्रुप जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये देख लेते हैं कि ये जो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिक स्ट्रेंथ है, सॉल्वेंट इसमें क्या कीड़े करता है। अब अपने को ये देखना है। सबसे पहले हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करेंगे। इसमें जितना बड़ा न्यूक्लियोफाइल होता है उतना बढ़िया काम रहता है। और अगर हम हैलाइड आयंस की न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें तो वो कुछ ऐसा आएगा। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होना चाहिए कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो F- है ना, ये छोटा सा है। F- छोटा होता है Cl-, Br-, I- के कंपैरिजन में। तो क्या होता है कि इस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। क्या ज्यादा है भाइयों बहनों? चार्ज डेंसिटी। अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है
एक बार बताना जरा प्यार से। इसका मतलब जो पानी के अंदर H डेल्टा प्लस लेके घूम रहे होंगे वो अपने बाकी साथियों को भी बुला लेंगे, अबे आजा आजा आजा, कोई ऐसी स्पीशीज मिली है जिसपे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, वो हमारी इलेक्ट्रॉन की प्यास को बुझा सकती है। तो छोटा सा अपना F माइनस, उस पे ऐसे माइनस चार्ज, आजू बाजू बहुत सारे H आके इकट्ठा हो जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते इतने। ठीक है, Cl माइनस थोड़ा सा होता है बड़ा, तो उस पे चार्ज डेंसिटी हो जाती है कम, तो कम H प्लस को लगेगा कि यार उस पे जाना चाहिए, Br माइनस और बड़ा, उसकी चार्ज डेंसिटी और कम, तो और कम को ऐसा लगेगा I माइनस तो ओहो कुछ ज्यादा ही बड़ा। ठीक है, तो होता क्या है कि आयन छोटा होने के कारण जो H प्लस है वो बहुत H के डेल्टा प्लस जो है बहुत सारे पास में आ जाते हैं। पास में आ जाने के कारण आपको तो इलेक्ट्रॉन देने हैं, पर इस F का ये जो माइनस चार्ज है इसको तो पूरा ये H जो डेल्टा प्लस पे वही गटक गया। अब आपके पास 100 रुपए थे, आपको किसी को देने हैं, इसको ऐसा समझो F माइनस के पास देने के लिए 100 रुपए हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। Cl माइनस के पास देने के लिए 80 रुपए हैं, Br माइनस के पास देने के लिए 60 रुपए हैं, I माइनस के पास देने के लिए 40 रुपए हैं। ठीक है, I माइनस बड़ा है, उस पर चार्ज स्टेबल है तो वो चार्ज को देना नहीं चाहता। आप लोग का ये कंफ्यूजन एकदम अच्छा है, पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर क्या होता है कि F माइनस अपना चार्ज कस्टमर को देना चाहता है। ठीक है, F माइनस अपने 100 रुपए कस्टमर को देना चाहता है। बीच में एक करप्टेड आदमी बैठा है, क्या नाम है उसका, पानी। वो करप्टेड आदमी क्या करता है कि इसके 80 रुपए खा जाता है, कस्टमर को कितने मिले 20। क्लोरीन माइनस के वो कितने खा जाता है 50 खा जाता है, कस्टमर को कितने मिले 30। Br माइनस के वो क्या करता है कि 20 ही खा पाता है, क्योंकि Br माइनस बहुत बड़ा हो गया, तो कस्टमर को कितने मिले 40। और I माइनस का तो वो कुछ खा ही नहीं पाता है। ठीक है, तो भाई थोड़ी सी मेरी कैलकुलेशन का मतलब आपको समझ में आ गया ना। यहां पर हम चलो ऐसा मान लेते हैं कि ये इसके 30 रुपए खा जाता है, या ऐसा करते हैं, ऐसा मान लेते हैं 25 रुपए खा जाता है। Br माइनस के केस में ऐसा करते हैं 25 रुपए खा जाता है, तो कस्टमर को कितने मिलते हैं 35 मिलते हैं। और I माइनस के केस में कुछ भी नहीं खा पाता है। ठीक है, तो कस्टमर को 40 के 40 मिल जाते हैं। सिर्फ एक एग्जांपल था कि पानी यहां पे मिडल मैन की तरह से एक्ट करके जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है F माइनस की, उसको इतना कम कर देता है कि वो I माइनस से भी कम हो जाती है। तो हम क्या देखते हैं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में अगर आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब कौन कितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल है ये निकालना है, तो आप लोगों को देखना पड़ेगा साइज। तो इधर साइज डोमिनेट। ठीक है, जिसका साइज जितना बड़ा होगा वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, अगर सेम ग्रुप की बात हो रही है। ठीक है, बात समझ में आई। यही अपना ऑक्सीजन के ग्रुप के लिए हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हुआ, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के साथ क्या होता है, कैन नॉट सॉल्वेट एनायन। एनायन के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। न्यूक्लियोफाइल वो जो देता है, तो पॉजिटिव चार्ज वाला तो दे नहीं पाएगा, उस गरीब के पास तो खुद के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो देगा कौन, न्यूक्लियोफाइल। कौन है यहां पे, एनायन। और क्योंकि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में सॉल्वेशन की बात ही नहीं होती है, तो कोई करप्टेड मिडलमैन होता ही नहीं है, तो F माइनस के पास 100 का 100 चार्ज है, 100 के 100 रुपए हैं, वो पूरे के पूरे कस्टमर को दे देगा। Cl माइनस के पास 80 रुपए है, वो पूरे के पूरे दे देगा। पर सबसे ज्यादा आज की तारीख में कौन दे पाएगा, जिसके पास सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी है। तो अब कौन जीतेगा, F माइनस जीतेगा। क्लियर हुआ रोल ऑफ सॉल्वेंट, कितना आसान तरीका, मजा आया कि नहीं आया। चलो बहुत बढ़िया। तो इसमें ऑर्डर क्या आ जाएगा, F माइनस मोर देन Cl माइनस मोर देन Br माइनस मोर देन I माइनस। ये तरीका अपने दोस्तों को बताना ऐसे कॉलर करके, अबे देख मैं सिखाता हूं। समझ में आ रही बात, फील आ रही है, अंदर जा रही है। चलो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि यहां पे सॉल्वेशन नहीं हो रहा तो हम ये बात बोल सकते हैं। यहां पे कुछ चीजें पहले से ही आ गई है, मैंने जानबूझ के रखी है। देखो अगर अब हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, न्यूक्लियोफाइल की तो सर आपने बात कर ली, बेसिक स्ट्रेंथ का भी तो बताओ। वो न्यूक्लियोफिलिसिटी जैसा ही ऑर्डर दिखाती है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में। तो मतलब बेसिक स्ट्रेंथ अगर मैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट और इसको मैं येलो से दिखाऊं, तो बेसिक स्ट्रेंथ अपनी अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में देखें और न्यूक्लियोफिलिसिटी देखें तो ये मेरा है। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है, F माइनस मोर देन Cl माइनस मोर देन Br माइनस मोर देन I माइनस। न्यूक्लियोफिलिसिटी भी सेम आएगी, ये तो सही बात है। बेसिक स्ट्रेंथ आप कैसे देखते हो, बेसिक स्ट्रेंथ हम ऐसे देखते हैं
कि यार किसकी ज्यादा इच्छा है H प्लस को खाने की, किसकी ज्यादा होगी, जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है, F माइनस, क्योंकि कम जगह पे बहुत ज्यादा चार्ज है। ठीक है, तो F माइनस सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। ठीक है, F माइनस सबसे ज्यादा अनस्टेबल है क्योंकि उसके बहुत कम जगह पे बहुत सारा चार्ज है, तो ये तो H प्लस को बहुत अच्छी रेट से खाना चाहता है। और कौन कितना अच्छा बेस होगा, जो जितनी ज्यादा पावर से H प्लस को खा पाएगा वो उतना ही अच्छा बेस होगा। तो हर केस में चाहे वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो, चाहे वो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट हो, बेसिक स्ट्रेंथ तो उसी की ज्यादा आएगी जो ज्यादा H प्लस को खाना चाहता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ तो पोलर प्रोटिक और पोलर ए प्रोटिक के केस में एकदम बराबर है। पर न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने की बात हो रही है, किसी को खाने की बात नहीं हो रही है, जो न्यूक्लियोफाइल कौन, जो देता है, देगा कौन, जिसके पास पैसे अवेलेबल होंगे देने के लिए। तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी के केस में पोलर प्रोटिक में उल्टा ऑर्डर आ जाता है, I माइनस मोर देन। ये तो अपन समझ ही चुके हैं, तो इसमें दिमाग लगाने की अब जरूरत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों अलग अलग चीज है। न्यूक्लियोफाइल देता है, बेस खाता है। ये महामंत्र इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा सटीक बैठता है हर जगह पर कि बस इसको याद कर लेना, काम हो गया। अब हम उसकी बात कर रहे हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर हमारे पास है, ज्यादातर हम पानी ही लेते हैं इसलिए इसी को डिटेल में यूज करना है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। देखो अभी जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे ना, वहां पे न्यूक्लियोफाइल काम आएगा, चाहे SN1 हो, SN2 हो, SNAE हो। तो इसको आगे मत बढ़ाना, पूरा देखना, एक एक चीज आपको देखनी है। ठीक है, तो देखो OH माइनस और H2O यहां पे नेगेटिव चार्ज है, यहां पे लोन पेयर है, तो नेगेटिव चार्ज में डोनेट करने की पावर ज्यादा होती है, पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन भी परेशान है, कोई भी चार्ज आने से खुश नहीं होता है दुनिया में, है ना। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन ज्यादा ताकत से डोनेट करना चाहेगा, तो ये उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल माने जो देता है, तो जो ज्यादा देगा वो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। चलो बहुत बढ़िया। NH2 माइनस NH3 सब सेम है। अब ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, देखो यहां पे क्या है कि नो RS, कोई यहां पे RS नहीं बन रहा। यहां पे आपको क्योंकि फिनाइल है, बेंजीन के ऊपर O माइनस है, भूले नहीं हो ना, O माइनस है, तो यहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो यहां पे RS हो रहा है। पर आपको पता है एयरी कॉन्सेप्ट, स्टेबिलिटी के लिए हम ये यूज करते हैं। ये क्या होता है, इक्विवेलेंट RS होता है। R क्या होता है, RS होता है। तो इक्विवेलेंट RS से ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो यहां पे क्योंकि यहां पे इक्विवेलेंट RS है तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। हमको क्या चाहिए, एकदम कम स्टेबल नेगेटिव चार्ज। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल के अंदर ही स्टेबलाइज हो जाएगा, बाहर देने की टेंडेंसी खत्म। एक आदमी हट्टा खट्टा, उसको मैंने 100 किलो का लोड पकड़ा दिया, तो वो तो क्या है कि वो तो जो है ना उस लोड को झेल जाएगा। तो ये क्या है, ये हट्टा खट्टा आदमी है। क्या है, हट्टा खट्टा आदमी। ये क्या है, तंदुरुस्त है, ये तंदुरुस्त। ठीक है, ये भी झेल सकता है। किससे बेटर, इस पतलू से बेटर। ये पतलू आदमी है, ये बिल्कुल लोड नहीं झेल सकता। जिसने छिछोरे देखी है तो उसमें वो होता है अपना एक आदमी, है ना, उसको ऐसे कराते हैं। मेरे साथ IIT बॉम्बे में ही था, रंजन नाम है उसका, है ना। तो ये पतलू आदमी है, ज्यादा लोड नहीं झेल सकता। ये थोड़ा तंदुरुस्त है तो थोड़ा सा और ज्यादा। ये हट्टा खट्टा है, ये और ज्यादा। और ये जो आदमी है ना, ये पहलवान है। क्या है, ये पहलवान है। पहलवान है तो ये क्या करेगा, ये तो ज्यादा लोड झेल सकता है। तो मतलब नेगेटिव चार्ज इस पे ज्यादा स्टेबल है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल की पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही कम होगी। ये हमने यहां पे बात सीख ली। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां पे 2 इक्विवेलेंट RS थे, यहां पे 3 इक्विवेलेंट RS हैं, और साथ में ये भारी -I के साथ एक ग्रुप भी बैठा हुआ है। तो नेगेटिव चार्ज और ज्यादा स्टेबल है। तो अगर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखेंगे तो एकदम इसका उल्टा आ जाएगा। तो बस आपको इस चीज को याद रखना है। महामंत्र एक और आज आपको दे दिया है। चलिए बहुत बढ़िया। न्यूक्लियोफिलिसिटी पे स्टेरिक इफेक्ट्स। अब समझना, मान लो मेरे को वजन उठाना है, वापस से अपन अपने पहलवान और इनकी बात करते हैं। तो जो हट्टा कट्टा आदमी होता है वो मोटा होता है, वजन उठाना है, सामने वाली गली में जाना है वजन उठाने के लिए। आदमी तो है इतना मोटा और गली है इतनी पतली। अब आदमी कितना ही हट्टा खट्टा हो, जब तक वो सामने वजन उठाने जा ही नहीं पा रहा, तो मैं टेस्ट कैसे करूंगा कि ये कितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये कितना अच्छा वेट लिफ्टर है। आपको पहुंचना भी पड़ेगा उस साइट पर जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन को देना है।
तो स्टेरिक इफेक्ट्स का मतलब क्या होता है, भारी भारी बड़े भरकम ग्रुप आपने लगा दिए, जो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक साइट है जहां पे डोनेशन होना है वहां पे तो न्यूक्लियोफाइल पहुंच ही नहीं पा रहा। अगर न्यूक्लियोफाइल पहुंच नहीं पा रहा तो फिर कैसे देगा, और अगर इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो फिर काय बात का न्यूक्लियोफाइल। तो इसलिए आपको स्टेरिक इफेक्ट्स का ध्यान रखना पड़ता है न्यूक्लियोफिलिसिटी पे। बस अब ये क्या है, ये बहुत बड़ा ग्रुप है, इसके है ना, इस जैसे O- है, उसके ऐसे छाते लगे हुए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े छाते आसपास लगे हुए हैं, तो O- के आगे तो CH3 आ जाता है ऐसे बड़े बड़े छाते लेकर, तो O- बेचारा जा ही नहीं पाता, डोनेट ही नहीं कर पाता, तो फिर वो न्यूक्लियोफाइल अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो बेस बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मान लो मेरा ये कंपाउंड है, इसके यहां से एक H ऐसे लटका होता है, ठीक है, और इसके मान लो यहाँ पे CH3 लगा है, तो इसको इतना बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये O- आना चाहेगा, ये CH3 और ये CH3 के इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहले ही टकरा जाएंगे, पर ये O- बहुत आसानी से इस H को खा के आ जाएगा, क्योंकि H बाहर लटका होता है, ऐसे बाहर गली के बाहर लटका होता है, वहां तक तो पहलवान पहुंच जाएगा। तो जब भी स्टेरिक क्राउडेडनेस, अगर ये कोई सही शब्द है तो मैं तो सिर्फ फील दिलाने के लिए बोल रहा हूं, जब बहुत ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग हो जाती है ना, तो आप अच्छे बेस हो जाते हो। बेस इसलिए भी अच्छे हो रहे हो क्योंकि इसका प्लस आई आ रहा है, इसका प्लस आई आ रहा है, इसका प्लस आई आ रहा है, तो वो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट नहीं कर सकता तो क्या, H को तो खा के आ ही सकता है। ये सारी कंडीशंस एलिमिनेशन रिएक्शन कराने को फेवर करती है। जब एलिमिनेशन पढ़ाऊंगा तो इसका याद दिलाऊंगा, लोग इसको ध्यान में रख के आना। ठीक है, तो बेस काफी अच्छा है पर न्यूक्लियोफाइल बेकार है, क्योंकि कार्बन एटम को अप्रोच ही नहीं कर पाएगा। अब अगर मैं उसकी जगह ये ले लूं तो यहां पे लेस क्राउडिंग है, लेस स्टेरिक है, यहां पे ये क्राउडिंग नहीं है, तो ये आराम से जाएगा और पहुंच जाएगा डोनेटिंग साइट पर। जैसे मान लो ये डोनेटिंग साइट है, कोई कार्बोकटायन है, आराम से जाएगा, पहुंच जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि ग्रुप छोटा है। तो क्या है, ये इथोक्साइड जो होता है ये बेस कमजोर है पर न्यूक्लियोफाइल काफी अच्छा है। चलो अब आगे चलते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए टेबल बना रहा हूं, ये सब आपने देख ही लिया है, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा आ जाने दो इसको यहां पे, और मेरी भी फोटो ले लेना स्क्रीनशॉट में, वो भी रख लेना, शायद आपको मोटिवेशन मिल जाएगा, और अगर नहीं मिल रहा तो भी कोई बात नहीं, फोटो तो मेरी लेनी पड़ेगी। चीज चले, चलो आगे चलते हैं। यार अब देख लेना, ये मैंने समझा दिया। ओके, लिविंग ग्रुप एबिलिटी की अगर हम बात करें तो जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस या एनायन समझते हैं, CX है लिविंग ग्रुप का मतलब न्यूक्लियोफाइल आएगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इसको बाहर भगा देगा, बाहर भगा देगा तो ये X- बन के जाएगा। जितना ज्यादा स्टेबल X- होगा उतना आसानी से बाहर जाएगा, मतलब उतना अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो जो भी आप ग्रुप को लिविंग ग्रुप कंसिडर कर रहे हो, जब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा या फिर जब वो खुद का कॉन्जुगेट बेस बनेगा, तो वो कितना स्टेबल है ये डिसाइड करेगा कि आप लिविंग ग्रुप कितने अच्छे हो। तो लिविंग ग्रुप बेसिकली Lg एबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलिए कुछ एक सवाल करेंगे। तो एक स्टेटमेंट बोला जाता है कि जितना वीकर होगा बेस लिविंग ग्रुप उतना अच्छा होगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो इसको ऐसे देख सकते हो, मान लो मेरे पास Ci है, मेरे पास CF है, ये छोड़ के जाएगा तो I- बनेगा, ये छोड़ के जाएगा तो F- बनेगा। एक बार बताओ कौन वीकर बेस है? I-। तो लिविंग ग्रुप कौन सा अच्छा है? I-। ये स्टेटमेंट से सारी दुनिया कंफ्यूज होती रहती है, हमको तो पहले ही समझ में आ गया। ठीक है, तो जो जितना बेकार बेस होगा एनायन बनने के बाद, वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो लिविंग ग्रुप शुड हैव लोअर बॉन्ड एनर्जी विद कार्बन, कार्बन के साथ लोअर बॉन्ड एनर्जी होनी चाहिए ना। मान लो ये लिविंग ग्रुप है, ये इसको छोड़ के जाना चाहता है, पर इससे कार्बन से प्यार मोहब्बत ही इतनी है। तो बच्चे होते हैं ना पहली बार कॉलेज में जाते हैं, मेरा भी एक दोस्त था, उसकी कहानी सुनाता हूं। कॉलेज में आया भाई, 4 महीने तक तो मम्मी 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 करके रोता रहा। मेरे को मम्मी की याद आ रही है, डैडी की याद आ रही है, मम्मी की याद आ रही है। उसका नाम था KB, फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा, नाम था KB। अगर वो सुन रहा होगा तो बहुत मारेगा भाई, माफ कर देना। पर घर वालों से इतना अटैचमेंट है ना, बार बार डैडी डैडी डैडी। ठीक है, कपड़े धुलाने होते थे, फटाफट इस बहाने घर चल जाता था। घाटी का था घर पे, मतलब मुंबई में रहता था। ठीक है, तो घर वालों से इतना, अगर आपके साथ अटैचमेंट हुआ, कार्बन के साथ अगर इतना अच्छा अटैचमेंट हुआ, तो आप लिविंग ग्रुप बेकार हो जाओगे। क्या हो जाओगे आप? लिविंग ग्रुप आप बेकार हो जाओगे। तो कार्बन के साथ इतनी प्यार मोहब्बत नहीं होनी चाहिए अच्छा लिविंग ग्रुप बनने के लिए। प्यार मोहब्बत का मतलब हाइयर बॉन्ड एनर्जी। चलतान भाषा में तो समझ में आ गया, केमिस्ट्री की भाषा तो समझ लो। हाइयर बॉन्ड एनर्जी,
क्या होता है? हायर बॉन्ड एनर्जी। चलो ये नहीं चाहिए है, वो सी आवाज आती है ना बिग बॉस में, वैसा हायर बॉन्ड एनर्जी अगर होगी तो बेकार लीविंग ग्रुप आप हो जाओगे। ठीक है, नेगेटिव चार्ज बहुत स्टेबल होना चाहिए, या तो डिस्पर्जन या डीलोकलाइजेशन, जैसा भी है। तो जैसे अगर हम ये देखेंगे, तीनों एग्जांपल देख लेते हैं। तो ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप ऑफ सम ग्रुप्स, ये मैंने बता दिया। इसके पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे। यहां पे F माइनस जब सेम पीरियड होता है, जब सेम पीरियड होता है तो आंसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जाता है। ये हम जीओसी में रिवाइज कर चुके हैं, तो यहां पे डिटेल में नहीं बता रहा। आप चाहते हो इसको देखना अच्छे से तो जाओ जीओसी में जाके रिवाइज करो, वहां पे 4 पार्ट हैं या 3 पार्ट है, याद नहीं है, पूरे का पूरा देखो, केमिस्ट्री में फोड़ दोगे। ठीक है, यहां पे भी इक्विवेलेंट आरएस और रेजोनेंस है, जैसा कि हमने पहले देखा, उससे आंसर आ जाएगा। 3 इक्विवेलेंट आरएस तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, और हमको पता है एलजी प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। घार्ज हो गया ये, घार्ज, चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आया समझ? पक्का है ना? सेम पीरियड तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेम ग्रुप तो साइज। जब सेम ग्रुप होगा तो साइज देखेंगे, सेम पीरियड होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। और इस केस में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन किससे डिसाइड हो रही है? यहां पे इक्विवेलेंट आरएस 3, यहां 2, यहां पे सिर्फ रेजोनेंस, यहां पे क्या है? ये H है और इधर R है, तो R क्योंकि प्लस आई लगाएगा तो इसको और ज्यादा अनस्टेबल कर देगा। 2 बहुत ही शानदार लिविंग ग्रुप होते हैं, बेस्ट लिविंग ग्रुप होते हैं, N2 एंड वाटर। कैसे? जैसे ये कंपाउंड है, तो ये जो N2 है ना, ये पॉजिटिव चार्ज इसको खिसका के बाहर चला जाएगा। क्यों? नाइट्रोजन पहले इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव, ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन, sp हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। आपने गुंडे को बोला है भैया तू शांत रह सकता है क्या? नहीं। कार्बन से बोलेगा अबे तू पकड़ पॉजिटिव चार्ज, मैं तो निकल रहा हूं, अपन तो जा रहे लाए बाप। समझ में आ रही बात? कुछ लोग बोलेंगे टपोरी लैंग्वेज है, पर अगर समझ में आ रहा है तो समझो। ठीक है, वो तो चला गया, निकल गया। ठीक है, क्योंकि उसको नहीं रखना है यार पॉजिटिव चार्ज, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो क्यों रखे? जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो रखे, है ना? सिमिलरली यहां पे ऑक्सीजन अपने दोनों हाइड्रोजन बंधुओं के साथ पानी बन के बाहर हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज कार्बन के पास आ जाएगा। तो ये आपके बेसिक्स होते हैं समाप्त पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, हेलो एल्केन हेलो एरीन के। वीडियो को शेयर करना है, बेल आइकन को दबाना है, बहुत सारी चीजें रोज इसलिए बोलते हैं यार, कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए। इस रेवोल्यूशन को हर जगह पे फैलाना है यार, अपने तक रख के नहीं बैठना है। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ऐप इंस्टॉल करो, सारे काम करो, हर चीज आपके लिए एक यूनिक फीचर, यूनिक पावर लेके आएगी। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, फोड़ते रहो, मचाते रहो। और हां, कहां जा रहे हो? कविता तो अभी पढ़ी नहीं है। क्या है कविता? अपने पथ पर चलता जाऊंगा, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। ठीक है, पढ़ाई करते रहना है, रुकना नहीं है, बेस्ट मुसाफिर बन के दिखाना है। हम सब आपके साथ खड़े हैं, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, चलिए।